हिंदी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और उत्तर लगाते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा। श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 में। गाइज आप लोग उत्तर देते रहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? इनमें सभी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ललई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 16 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इनकी रचना है? अंबेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के दूसरी चैप्टर 20 के दांत शीर्षक का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से उत्तर देते रहिए और आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है,
विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिता। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? मनोवैज्ञानिकता। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगाल का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब। खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। आप लोग इसका उत्तर देते रहिए। इसका उत्तर क्या होगा? खोखा का क्या नाम है? कासू। विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे इंजीनियर या बिजनेसमैन? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? खोखा को। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? मध्य वर्ग। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। मदन किसका पुत्र था? गिरधर। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1959। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916। 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ?
बदरघाट पटना। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विजय शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। शोफर का अर्थ है ड्राइवर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्यारा सा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन। तो पूरा आंसर क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी लाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा तो देखते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। दरिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। संस्कृत भाषा में यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? मैक्स मूलर ने। फटाफट इसका उत्तर देते रहिए। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत का। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। भारत से हम क्या सीखे ऑब्जेक्टिव। 10वां क्वेश्चन है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसका आंसर क्या होगा? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मूलर को। ए नंबर आंसर मैक्स मूलर को। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। दारिस क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। दारिस क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से।
भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। शाहनामा का रचनाकाल है 10वीं-11वीं सदी। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इंग्लिश। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में। मुंड किस देश की जाति है? भारत। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत कहाँ बसता है? ये उत्तर आप सभी को पता ही होगा, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? डेसाउ, जर्मनी। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विलेहेम मूलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। प्रतन्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। बी नंबर उत्तर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्यारा सा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्लास 10th के नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग इसका उत्तर अच्छे से देते रहिए और अच्छे से याद करते रहिए, एग्जाम में हो ना हो यही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा नाखून को होगा यहाँ पे। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। शिक्षक का अर्थ होता है मॉम। महाभारत क्या है? पुराण। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौर देश। छोटे नख कौन, 7वां क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरियां होगा यहाँ पे। नाखून क्यों बढ़ते हैं के प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। 11वां क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को।
नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1979 दिल्ली में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? लखनऊ विवि से, यानी कि विश्वविद्यालय से। कहानी के चंद्राकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो हो जाएगा नख से। अलतलक का अर्थ है आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता था? आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? नाखून। आर्यों के पास था इनमें सभी लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर यानी कच्ची घर। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने। आंसर नंबर बी। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। उत्तर नंबर बी, डी। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। इससे पहले हम दे चुके हैं, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। नख क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? इंद्र का वज्र। उत्तर नंबर सी। लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पांचवी प्रवृत्ति के। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। उत्तर नंबर बी। तो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि के ऑब्जेक्टिव, यानी क्लास 10 गोधुली हिंदी चैप्टर नागरी लिपि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हो जाएगा दक्षिण भारत से। दूसरा क्वेश्चन, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी।
उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में। गुणाकर मूले अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में। ए नंबर। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। नौवां क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो हो जाएगा इसका उत्तर अक्षर कथा में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है बहन। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। अगला क्वेश्चन, 12वीं क्वेश्चन है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरी लिपि। ए नंबर। 13वां क्वेश्चन, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले। ये नंबर। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 10वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? 2009 में। 2009 में। क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? तो इसका उत्तर होगा अकबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी से। 25वां क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा इसका सी, यानी देवनागरी लिपि। टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध है सिक्कों से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। सिद्धम क्या है? क्वेश्चन है 28वां, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम हो जाएगा एक प्रकार की लिपि। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो हो जाएगा काशी। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? हिंदी के आदि कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर
सरहपाद जी। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लव ताम्र पत्र मिले? राजा वर्गुण। राजा वर्गुण होगा इसका उत्तर। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोधूली भाग 2 पार्ट 6 बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन कराए गए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अमरकांत जी का। दूसरा क्वेश्चन, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टरी। तीसरा क्वेश्चन, बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। चौथा क्वेश्चन, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। पांचवा क्वेश्चन, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऐसा पूछता है निर्मला। छठा क्वेश्चन, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने। सातवां क्वेश्चन, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। आठवां क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? अमरकांत। नौवां क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। 10वां क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। बहादुर कौन था? नौकर। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1942 ईस्वी में। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? मां की मार के कारण। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 रुपये। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन से उत्पन्न हुई? यह बात बहादुर के मन से उत्पन्न हुई। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया, उत्तर प्रदेश। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिंदगी की जो किसकी कहानी है? अमरकांत जी का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल रखकर रोने लगी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की।
माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। लड़के ने हड्डियों से कितने रुपये निकाले? 2 रुपये। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। 30वां क्वेश्चन है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। लास्ट क्वेश्चन रहा ये, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये की। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। हो ना हो यहीं से एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन ये है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, हो जाएगा बी नंबर आंसर। साहित्य की परंपरा के ज्ञान। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। सी। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? 7। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। तो 7वां क्वेश्चन ये रहा साथियों। 7वां क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932 ईस्वी में। 8वां क्वेश्चन ये रहा, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन। 9वां क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों, वायरन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह। 11वां क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों, निराला की साहित्य साधना किन की कृति है? रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? निबंध। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? KM हिंदी संस्थान। 15वां क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। 17वां क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल। 18वां क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथियों, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1943 में। प्यारे साथियों ये रहा 19वां क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। 20वां क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? तो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी होगा इसका उत्तर, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? रामविलास शर्मा। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं।
साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? स्वाधीन। 20वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशील मनुष्यों की। 25वां क्वेश्चन, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है? अटूट। बी नंबर आंसर। 26वां क्वेश्चन, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस। डी नंबर। आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। बी नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1917। सी नंबर। 29वां क्वेश्चन यह रहा प्यारे साथियों, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध। और लास्ट क्वेश्चन यह रहा प्यारे साथियों, शर्मा जी ने जे पुरस्कार की राशि किससे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो अगला वीडियो के लिए कमेंट करें। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गोधूली भाग 2, जीत जीत में नरखत हूँ, हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन ये देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा नृत्य कला से। नृत्य कला से। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ घराने से। तीसरा क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? जीत जीत में निरखत हूँ साक्षात्कार है। चौथा क्वेश्चन रहा ये, बिरजू प्यारे साथियों, चौथा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? क्यों मांगते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नौकरी छूटने हेतु। बी नंबर आंसर। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले। छठा क्वेश्चन है, किस वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 6 साल की उम्र में। सातवां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सातवां क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक की स्कूल किनका था? निर्मला जी का। 8वां क्वेश्चन प्यारे साथियों यह रहा, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9.5 साल। प्यारे साथियों 9वां क्वेश्चन यह रहा, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में। 9वां क्वेश्चन यह है प्यारे साथियों, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहाँ थी?
मैनपुरी में। 11वां क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल के। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? कथक के। 13वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? पिताजी से। प्यारे साथियों 14वां क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका के। ए नंबर। तो प्यारे साथियों 15वां क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 500 रुपया। प्यारे 16 नंबर में क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शिष्या है कल्पना वाजपेयी। डी नंबर। प्यारे साथियों 17 नंबर का क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 17 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज के शागिर्द है, बिरजू महाराज के शागिर्द है शाश्वती। गंडा बांधना का अर्थ है, गंडा बांधना का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दीक्षित करना। ए नंबर। प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन है, रश्मि वाजपेयी है, रश्मि वाजपेयी है नृत्यांगना, नृत्यांगना। ए नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज नर्तक है, नर्तक। प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध होगा रंगकर्म से। बी नंबर आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 24 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी। प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बगला को। सी नंबर। तो प्यारे साथियों 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो कौन नहीं थी? शाश्वती भी थी, अनुराधा नहीं थी, दुर्गा थी और रश्मि वाजपेयी थी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अनुराधा। बी नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा। प्यारे साथियों 27 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों लखनऊ में। बी नंबर होगा इसका उत्तर। 28 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी मां थी। उत्तर होगा ए नंबर। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो इसका देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो 29 नंबर में है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में, 1965 में। ए नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? तो इसका हो जाएगा
कपिला जी से सी नंबर। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? 32 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र में। 33 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 33 नंबर, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता प्रसिद्ध नर्तक थे। डी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बिरजू महाराज के पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज के पहली शिष्या रश्मि होगा, रश्मि, सी नंबर। तो प्यारे साथियों 35 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो इसमें हो जाएगा कपिला जी का, सी नंबर। तो प्यारे साथियों आज यहीं तक, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी आबियो पार्ट 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, यानी कि 10वां क्लास का हिंदी का 9वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है एवेन्यू। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। हो न हो यहीं से एग्जाम में आ जाए। और अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ साथियों। तो आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी आबियों का वीवीआई क्वेश्चन, हिंदी आबियों का एवेन्यू का वीवीआई क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एवेन्यू का रचनाकार कौन है? एवेन्यू का रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, एवेन्यू कहाँ स्थित है? तो एवेन्यू फ्रांस में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी, सी नंबर। चौथा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इतना नहीं होगा तो ए नंबर होगा इसका आंसर, ए नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। और आगे चलते हैं प्यारे साथियों। छठा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माता का नाम था कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की माता का नाम था निर्मला देवी, सी नंबर आंसर सही उत्तर होगा। सातवां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सातवां क्वेश्चन, विल नवल एवेन्यू का अर्थ होता है? सातवां क्वेश्चन है, विल नवल एवेन्यू का अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एवेन्यू का एक नया गांव, एवेन्यू का एक नया गांव, बी नंबर होगा उसका उत्तर। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन ये रहा। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, रोन नदी के दूसरे और एवेन्यू का एक आर हिस्सा है जो कहा जाता है? एवेन्यू विलनत्व, विलनवल एवेन्यू,
विलनवत्य और क्या कहते हैं विलनवत्य एवेन्यू। तो ये सब नहीं कहा जाता है, इसका कहा जाता है विलनवल एवेन्यू। बी नंबर होगा इसका उत्तर, बी नंबर होगा इसका उत्तर। प्यारे साथियों, नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? नौवां क्वेश्चन कहता है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी की रचना है। आप लोग याद किए होंगे। प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एवेन्यू किस नदी के किनारे हैं? एवेन्यू किस नदी के किनारे हैं? तो एवेन्यू रोन नदी के किनारे हैं। प्यारे साथियों, 10वां क्वेश्चन हो चुका है। 11वां क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। आइए आप सभी लोग देखते हैं और साथ में हम भी। तो प्यारे साथियों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने समवेत पत्रिका का संपादन किया। ए नंबर आंसर होगा इसका। 11 का 12 का क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, यानी कि ए नंबर आंसर होगा इसका भी। प्यारे साथियों, 13वां क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है एवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। बी नंबर आंसर होगा इसका। प्यारे साथियों, 14वां क्वेश्चन है एवेन्यू किस देश में है? एवेन्यू किस देश में है? 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवेन्यू किस देश में है? एवेन्यू फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में। सी नंबर आंसर होगा इसका। प्यारे साथियों, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति एवेन्यू में किया जाने वाला था? तो इसका होगा उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा बी नंबर महाभारत होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया? फ्रेंच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? ए नंबर अज्ञे जी की, अशोक वाजपेयी जी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्या निवास मिश्र की। तो इतना में से एक ही होगा, कोई होगा तो इसमें होगा नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी जी का बी नंबर होगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सीधा सीधा लास्ट। प्यारे साथियों, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक। आगे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन एवेन्यू पाठ रचित है। एवेन्यू पाठ किसने लिखा है? किस कवि ने लिखा है? तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। एवेन्यू पाठ किस कवि ने लिखा है? अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अज्ञे द्वारा और महावीर द्विवेदी द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी द्वारा। ए नंबर उत्तर होगा इसका। ए नंबर उत्तर अशोक वाजपेयी जी द्वारा, यानी ए नंबर उत्तर हो जाएगा इसका अशोक वाजपेयी जी द्वारा। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन विलनव्य है। विलनव्य एक छोटा सा गांव है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो आराम से हो जाएगा। ये नंबर आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख शहर है, यानी कि क्या है? संगीत केंद्र है, कला केंद्र है, नृत्य केंद्र है, श्रवण केंद्र है। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, कला केंद्र रहा है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। और आगे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों? अशोक का क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा की दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा ए नंबर इसका उत्तर होगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आंद्रे व्रेता क्या है? आंद्रे व्रेता क्या है? आंद्रे व्रेता एक कवि है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की। डी नंबर होगा इसका उत्तर। अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला सतलुज में 19 दिन तक रहे। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से याद करते रहिए। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो उसका हो जाएगा 35 कविता 27 गद्य, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विलनवल आवियो ला मादामोजेल द आविनियोला सतलुज नदी के किनारे नदी। पिकासो के प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों बी नंबर उत्तर होगा। प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये नंबर किनारे, नदी के किनारे भी नदी है। बी नंबर, यानी कि ए बी और दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों में लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू प्यारे साथियों।